हेलो वेलकम एवरीवन, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं एसएससी वन पेज नोट सीरीज में। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चन, लेकिन इसका जो हमारा तरीका होने वाला है बिल्कुल अलग होने वाला है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एलटीक्यू यानी कि लर्न थ्रू क्वेश्चन मेथड। यहाँ पे क्या होगी, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेहतर हो जाएगी, आप चीज़ों को डीपली समझ पाएंगे, साथ साथ आपको स्टडीज में मन लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। आप पैसिव लर्निंग नहीं करेंगे बल्कि आप यहाँ पे एक्टिव लर्निंग करने वाले हैं। हमारा जो तरीका होने वाला है, ये हम 10 घंटे की थ्योरी करने के बाद क्वेश्चंस हम नहीं कराते हैं, हम सीधा यहाँ एमसीक्यू से थ्योरी का बिल्डअप करते हैं, जो कि फास्ट और एफिशिएंट अप्रोच है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, व्हिच वाज द फर्स्ट स्टेट टू गो टू पोल्स अंडर डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन के तहत कौन सा ऐसा राज्य जो पहली बार पोल्स में गया था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कर्नाटका। क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, समझाता हूँ आपको। जब हमारा सेंसस हुआ था अभी हाल ही में, वो था 2011 में। अब हमारा जो सेंसस प्लांट है वो प्लांट हमारा है कब है, 2021 में था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि कोविड का डिले हो गया था। अब कब होगा, 2026 में होगा। जब 26 में सेंसस होगा तो जनसंख्या जहाँ तक है, पॉपुलेशन कहाँ तक है, रीएडजस्टमेंट होगा। ठीक है, जिस टाउन में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं, वहाँ की जनसंख्या तो घट रही होगी या तो बढ़ रही होगी। अच्छा, आपके शहर या टाउन में आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, ठीक है, लोकसभा की अलग होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली की अलग होती है, यानी कि एमपीज का अलग होता है और एमएलएस का अलग होता है। जब उन लोगों के क्षेत्रों को जब बांटा गया था एमपी एमएलएस के लिए कि इस क्षेत्र से ये एमपी लड़ेंगे, इस क्षेत्र से ये एमएलए लड़ेंगे, तो उनको पॉपुलेशन के आधार पर बांटा गया था। लेकिन पॉपुलेशन तो बदल गई है 2011 से लेकर 2026 तक। फिर अब क्या करेंगे, हम फिर से जब जनगणना कराएंगे 2026 में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो जनसंख्या घटी है बढ़ी, उसी के आधार पे हम फर्दर या तो उसको डिवाइड कर देंगे या तो इसके जो हमारे वोटिंग क्षेत्र है उसको हम कम कर देंगे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन से क्या होता है कि हम पूरे देश में जितने भी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, एमएलएस की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको जनसंख्या के आधार पे रीएडजस्टमेंट करते हैं। रीएडजस्टमेंट मतलब होता है कि अगर जनसंख्या बढ़ गई है तो उसको ब्रेकआउट करके 2 पार्ट में कर देंगे, कम हो गई है तो उसको हम किसी तरह से एडजस्ट कर देंगे। तो ओवरऑल इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज को एडजस्ट करना ही डिलिमिटेशन का हिस्सा होता है। कर्नाटका की बात क्यों आई, जब 2001 का हमारा सेंसस हुआ था तो उसके कुछ ही दिनों बाद 2002 में हमने डिलिमिटेशन बना दिया था कमीशन, और 2008 तक इसने अपना पूरा कार्य पूरा कर लिया था। 2008 में जब पहली बार चुनाव हुआ था राज्य का, तो वो था कर्नाटका। कर्नाटका ने अपने इस नए हाल ही के डिलिमिटेशन एक्ट के तहत जो उनकी नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी उसमें चुनाव हुआ था। तो ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका रहेगा। डिलिमिटेशन का सिंपल मुद्दा ये होता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज की साइज को घटाना या बढ़ाना। आगे जानते हैं इसके बारे में। डिलिमिटेशन कमीशन हम किसके द्वारा बनाया जाता है, तो बनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, ना कि प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं बनाते हैं, स्पेशली नहीं बनाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं बनाते हैं, यूपीएससी नहीं बनाता है। इस तरह की चीजें हम जान के रखेंगे, एमसीक्यूज में क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा, जब हमारा डिलिमिटेशन कमीशन बना था, जिसमें कर्नाटका पहली बार वोटिंग में गया था 12 जुलाई 2002 को, जो पहली बार बना था 2001 के सेंसस के बेसिस पे, उसमें जस्टिस कुलदीप सिंह जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे वही चेयरपर्सन थे। इसका आप टाइमलाइन समझनी है। पहले क्या होता है, पहले सेंसस होता है, सेंसस के बाद क्या होता है, फिर उसको जब लगता है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा घट बढ़ गई है तो वहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन आता है। फिर वो कॉन्स्टिट्यूंसीज पूरे देश की एक एक करके चेक करेगा, जनसंख्या के आधार पर जो होगा उनको डिवीजन या फर्दर उनको जैसे एडजस्ट है उसको एडजस्ट कर देगा। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि 2011 के सेंसस में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2011 के सेंसस से 2001 के सेंसस में ज़्यादा जनसंख्या में परिवर्तन नहीं देखा गया, ज़्यादा जरूरत महसूस नहीं की गई। ये जब जरूरत महसूस की जाती है तब किया जाता है, यानी कि 2001 से लेके अब सीधे 2026 में होगा, यानी कि काफ़ी डिफरेंस आ चुका है, जनसंख्या में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ है, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा कि जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है ये कितनी बार अभी तक बना है देश को आज़ाद होने के बाद से, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा 4 बार बना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ईयर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, 1952, 63, 73, फिर 2002 में बना था। लेकिन 2002 में सारे राज्यों को नहीं लिया गया था, इसमें आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड और जम्मू एंड कश्मीर, इन राज्यों को डिलिमिटेशन से बाहर रखा गया था, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर जो भी सिचुएशन थी उसके आधार पे उसको बाहर रखा गया था। बाकी सारे राज्यों में डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज की गई थी। तो डिलिमिटेशन होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया इस कमीशन के बारे में। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है कि ये अक्सर जो रिटायर्ड होते नहीं है सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज होते हैं, वो इसको हेड करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने कह दिया है कि जो उसकी बाउंड्री है आपके एमपीज़ की, एमएलएस की जो बाउंड्रीज है जहाँ पे आप वोटिंग करने के लिए होती है, आपके क्या बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र, तो वो बाउंड्रीज का जो उनका निर्णय होगा वो अंतिम में मान्य होगा। आप इसमें कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमको इस बाउंड्री में डाल दिया गया है या फिर हमारे एडजस्टमेंट ऐसा कर दिया गया। जो भी डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। एक काम और जरूर होता है, जब डिलिमिटेशन कमीशन बाउंड्रीज को डिसाइड करता है जनसंख्या के आधार पे, तो यह ड्राफ्ट पब्लिक में डालता है। पब्लिक चाहे तो इसमें अपना सजेशन दे सकती है और वो डिलिमिटेशन कमीशन उसको सुनता है, उसके बाद एडजस्टमेंट करता है। तो सिंपल है, ये
कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिड्रॉ करता है, कौन सी, लोकसभा, ठीक है, और एमएलएज वाली कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली की। क्यों करता है? क्योंकि हम लोकसभा में ही वोटिंग करते हैं और एमएलए वाले में वोटिंग करते हैं। हम कभी राज्यसभा के एमपीज के लिए तो वोटिंग करते नहीं ना, हम कभी डायरेक्टली एमएलसीज के लिए वोटिंग नहीं करते हैं, वो तो इनडायरेक्टली वोट होते हैं। तो जिन लोगों को हम डायरेक्टली वोट करते हैं उसमें डिलिमिटेशन कमीशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन, यानी कि माइंड और आइडियल्स जिन्होंने हमारे संविधान बनाए हैं उनके माइंड और उनके विचारधाराओं को कहाँ पे देखा जा सकता है? क्या प्रियम्बल है, क्या फंडामेंटल राइट्स है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्या डीपीएसपी है? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा प्रियम्बल में। प्रियम्बल में क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है प्रियम्बल, एक तरह से समरी है। समरी में ही सबको लिखा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से एक ओवरऑल रूपरेखा कैसी उसकी है। प्रियम्बल को कभी आप कोर्ट में जस्टिफाई नहीं कर सकते, कोर्ट में ले जाकर नहीं कह सकते कि प्रियम्बल के आधार पर मुझे न्याय चाहिए, लेकिन प्रियम्बल अगर संविधान के अंदर कोई कंफ्यूजन होती है तो प्रियम्बल उसमें उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। प्रियम्बल में 5 शब्द दिए गए थे, कौन से दिए गए थे? सोवराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 शब्द हमारे देश की पूरी तरह से रूपरेखा, एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। सोवराइन मतलब होता है भारत देश पूर्णतः स्वतंत्र है, इससे बाहरी शक्तियों को ही उसमें हस्तक्षेप नहीं है। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि जनता में समान रूप से इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये नहीं कि पूरा जनता पूर्णतः गरीब है और 1-2 आदमी पूरी तरीके से अमीर है। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इंडिया कोई रिलीजन नहीं है, सारे धर्मों को इंडिया बराबर रूप से देखता है। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि इसमें जो हम नेता अपने हाथ से चुनते हैं, पब्लिक चुनती है कि कौन उनके नेता बनेंगे, कौन उनके पीएम बनेंगे। रिपब्लिक का मतलब होता है जो इंडिया का पूरा हेड ऑफ द स्टेट है, वो कोई क्राउन नहीं है, कोई राजा महाराजा नहीं है, कोई महाराजा धीराज नहीं है, सीधा सीधा वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, डायरेक्ट नहीं होता लेकिन इनडायरेक्ट होता है। तो कुल मिला के ये 5 चीज़ें दी गई हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारा दिखाता है पॉलिटिकल जस्टिस को। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये होता है कि लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जिसमें राज्य यानी कि स्टेट उनके खिलाफ नहीं जा सकता है, मतलब उनको प्रताड़ित नहीं कर सकता है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, इक्वलिटी फॉर लॉ हो गया, इस तरह की बहुत सारी इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होते हैं कि जनता के खुद के अपनी एक जिम्मेदारियां हैं कि देश के प्रति वो रहें, इस प्रकार से वोट दे रखी हैं। और डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका उद्देश्य होता है कि वेलफेयर स्टेट बनाना होता है, यानी कि सरकारें ऐसी कानून बनाएं जो लोगों की, जनता की भलाई के लिए हो। इसको भी आप कोर्ट पर जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि नहीं हमारे लिए ऐसे बनाइए कि हमको राशन दीजिए, ये दीजिए, हमको जॉब दीजिए, ऐसा नहीं। डीपीएसपी का उद्देश्य होता है कि जनता के पूरी तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअल, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट के लिए इस तरह की चीज़ें, पॉलिसीज़ बनाएं जो पूरी हेल्दी एक सोसाइटी का निर्माण कर पाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, द कंकरेंट लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है, कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? तो इसका सही आंसर तो रहेगा ऑस्ट्रेलिया से। हमने ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट ली है। हमारे पास 3 लिस्ट है टोटल, पता है कौन सी है? यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। ये लिस्ट क्या होती हैं? देखो, इस यूनियन लिस्ट में क्या होता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, उस पर कानून बना सकती है, उस पर ज़्यादातर जो देख रेख होती है वो यूनियन गवर्नमेंट करती है, यानी केंद्र सरकार करती है। जैसे कैसे एग्जाम्पल होगा? विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड हो गया, विदेशी मामले, फॉरेन मैटर्स हो गए हमारे। कभी किसी राज्य को आपने फॉरेन मैटर्स को डील करते हुए देखा? नहीं, हमारे विदेश मंत्रालय होते हैं, वो दिखता है। फिर हमारी क्या आती है? करेंसी। करेंसी कौन देखता है? केंद्र सरकार देखती है। फिर हमारे पास कौन सी आती है? डिफेंस। डिफेंस कौन सी होती है? भारत की जो डिफेंस है वो यूनियन गवर्नमेंट देखती है। स्टेट पे वो मुद्दे आते हैं जो स्टेट के वहाँ के लोकल पॉपुलेशन को कैटर करते हैं, उनकी ऑटोनॉमी को कैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल पुलिस, लोकल लॉ एंड ऑर्डर अपना राज्य खुद देखता है। हॉस्पिटल्स, सैनिटेशन, साफ सफाई, एग्रीकल्चर, हर जगह की एग्रीकल्चर अपनी स्पेसिफिक ध्यान चाहिए होता है, उसकी मिट्टी कैसी है, वहाँ किसान की ज़रूरतें कैसी हैं, वो स्टेट देखता है। बाकी चीज़ें यूनियन देखती हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं। कंकरेंट लिस्ट में जैसे बहुत सारी चीज़ें हो गई जो यूनियन और स्टेट दोनों उसमें लॉ बना सकते हैं, यानी कि दोनों मिलकर इस पर कार्य करते हैं। वो कौन कौन से मुद्दे हो गए? जैसे कि हो गया एजुकेशन, क्रिमिनल लॉ, फॉरेस्ट और मैरिज। ये क्या होती है? कंकरेंट लिस्ट होती है। इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। और जर्मनी से हमने लिया था इमरजेंसी प्रोविजंस लिया था, ठीक है। कनाडा से क्या लिया था? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी सी वीक होती है, ठीक है। और यूएस से हमने क्या लिया था? फंडामेंटल राइट्स वगैरह लिए थे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नॉट टू डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना, ये कौन सी हमारी ड्यूटी है? इसको सोचो और इसको बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिलियंट क्वेश्चन है। अगर 33 सेकंड में आपको हॉल करने कहा जाएगा तो मैक्सिमम लोग गलतियां करके आएंगे, क्योंकि
एसएससी के एग्जाम्स है या फिर कोई और हाई स्पीड एग्जाम्स है जहाँ पे ऐसा सोचने का वक्त नहीं मिलता है। पॉजिटिव ड्यूटी, लीगल ड्यूटी, सिविक ड्यूटी या फिर नेगेटिव ड्यूटी, आपको बताना है इस चीज़ को। पॉजिटिव ड्यूटी का मतलब होता है कि हम एक्टिवली किसी चीज़ में हेल्प दें, हिस्सा दें, जैसे कि टैक्स पे करना, हमें कुछ एक्शन लेना होता है, ठीक है, एक्शन लेना होता है। लीगल ड्यूटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई गलत काम करोगे तो उसमें आपके लीगल एक्शन लिया जाएगा। सिविक ड्यूटी मतलब होता है हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी, जैसे कि आप में ले सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, जिससे आप क्लोजली रिसेंबल करता है। निगेटिव ड्यूटी का मतलब होता है कि ये काम हम ना करें, ना डैमेज करें, ना कुछ करें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा निगेटिव ड्यूटी, ठीक है, नॉट डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से निगेटिव ड्यूटी। लीगल ड्यूटी है जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी या लीगल प्रॉपर्टी में कोई तोड़फोड़ करेंगे तो वो भी एक तरह से ड्यूटी में आती है। तो होपफुली इसमें दोनों ऑप्शन क्लियर, इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बी और डी। और इसको हम लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? भारत में पॉलिटिकल पावर का चीफ सोर्स क्या है? द पीपल, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्तियों का मुख्य पावर क्या है? तो भारत के लोग ही हैं, क्योंकि वही वोटिंग करते हैं। लोकसभा में भारत के लोग ही वोटिंग करते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए बनाते हैं वो भी लोग वोटिंग करके ही बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। यहीं से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है, शुरुआत होती है। इनफैक्ट हमारा जो प्रियम्बल है वो भी शुरुआत होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हर एक चीज़ जो पॉलिटिकल भारत जो हर एक चीज़ जो डेमोक्रेसी है वो पीपल ऑफ उस कंट्री से डिराइव करती है पावर, ठीक है, सारी पावर उस लोगों के, वहाँ के लोगों से डिराइव करती है। द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन, डेमोक्रेसी की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? राइट टू क्रिटिसाइज, एसोसिएशन, पर्सनल लिबर्टी और प्रॉपर्टी। सही आंसर है क्रिटिसाइज। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोग जनता खुल के बोल सके, एक तरह से आज़ादी हो, फ्रीडम हो, गलत को गलत कह सके, सही को सही कह सके, उनके पास आज़ादी होती है। बल्कि और भी रिजीम होते हैं, अथॉरिटेरियन रिजीम होते हैं, बहुत अन्य तरह की जो सरकारें होती हैं उसमें ऐसा अलाउ नहीं होता, उसमें पनिशमेंट होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा अलाउड होता है। तो ये रहा छोटा सा सेशन पॉलिटी का, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ का जो हमारा उद्देश्य रहता है कि पॉलिटी को एमसीक्यूज के थ्रू हम डेपली इसमें अंडरस्टैंड करेंगे, अपनी समझ डेवलप करेंगे, हम नए नए तरीके लाते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो आपको मच 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 बेटर मिलने वाला है इससे, आप बिल्कुल विश्वास करें इस चीज़ को लेके, ठीक है।